आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अली सम्राट। देखिए, टीएमसी में बड़ी बगावत हुई है। अब विधायक के बाद अब सांसद भी बगावत के मूड में आ गए हैं। अब दिल्ली में सीधे पार्टी में बगावत पर टीएमसी सांसद दिल्ली में हैं और उन्होंने क्या कहा है, कल्याण बनर्जी ने कहा है और सीधे आरोप बीजेपी पर भी लगाया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के पास ईडी, सीबीआई और दूसरी ताकतें हैं, लेकिन मेरे पास, उन्होंने कहा कि मेरे पास यानी टीएमसी के पास माँ माटी मानुष है। मेरी पार्टी, मेरे पार्टी कार्यकर्ता और पश्चिम बंगाल की जनता मेरे साथ है। किस तरह है? तेरा साथ ईडी है, तेरा साथ सीबीआई है, तेरा साथ पूरा भारतवर्ष का पावर है और मेरा साथ मामाटी मानुष है। मां मेरा पार्टी है, मेरा साथ पार्टी है, मेरा साथ वर्कर है, मेरा साथ पश्चिम बंगाल का पब्लिक है। आप जाइए अच्छे से। बीजेपी नेता राजू बिस्टा ने कहा है कि अब टीएमसी का भविष्य नहीं रहा है। 2026 के चुनाव में जनता ने यह तय कर दिया है, जिन्होंने पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र खत्म किया तो उनकी पार्टी में भी लोकतंत्र नहीं है। चुनाव हारने के बाद भी अभिषेक बनर्जी के रवैये में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अब टीएमसी के विधायक और सांसद उस पार्टी में रहना नहीं चाहते हैं, तो इसके लिए बीजेपी दोषी नहीं है। इसके लिए टीएमसी और उनका नेतृत्व स्वयं दोषी है और अब टीएमसी का भविष्य तो रहा नहीं। 2026 के चुनाव में जनता ने यह तय कर दिया है और जिन्होंने पश्चिम बंगाल में डेमोक्रेसी खत्म की तो उनकी पार्टी में डेमोक्रेसी तो है ही नहीं। तो डिक्टेटरशिप में पूरी पार्टी चलाई है और ये सारा इशू शुरुआत हुआ है जैसे ही चुनाव हारे, उसके बाद भी अभिषेक बनर्जी का रवैये में कोई परिवर्तन नहीं था। सारे विधायकों के जो है जाली दस्तखत करके स्पीकर तक भेज दिया गया लीडर ऑफ ओपोजिशन चुनने के लिए फर्जी दस्तावेज के माध्यम से। तो उनका जो रवैया था चुनाव से पहले और चुनाव के बाद में कोई परिवर्तन हुआ नहीं। अब टीएमसी के नेता और टीएमसी के सांसद, विधायक उस पार्टी में रहना नहीं चाहते, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी तो दोषी नहीं हो सकती। महाराष्ट्र में लोकसभा स्पीकर को 20 टीएमसी सांसदों के लिखे पत्र पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा है कि अगर किसी को बेईमानी और धोखेबाजी की बीमारी लग जाए तो वे कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में ये सब कही है और उन्होंने ये भी कहा है कि हमने महाराष्ट्र में ऐसा देखा है, अगर इन लोगों ने ममता बनर्जी को धोखा देने का मन बना लिया है तो आप उन्हें रोक नहीं सकते। उन्हें चुनौती देनी चाहिए। जो रहना चाहते हैं रहें, जो जाना चाहते हैं चले जाएं। हमने भी, उन्होंने इस बात को जोर देकर कहा है कि हमने भी ऐसा ही किया था। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ जोजिला टनल पहुंचे, जहां वहां चट्टान की आखिरी दीवार की प्रतीकात्मक खुदाई की जा सके। यह टनल एशियाई महाद्वीप में सबसे लंबी दो तरफा सड़क टनल है, जिसकी लंबाई 13.15 किलोमीटर है। जम्मू कश्मीर के जोजिला प्रोजेक्ट के लिए आईसीटी AIAPL की ओर से अथॉरिटी इंजीनियर यूसुफ ने कहा कि मैं ईरान से हूं। मुझे इस बात पर गर्व है कि मुझे खुशी है कि प्रोजेक्ट का लगभग 80% काम पूरा हो चुका है। बाकी 20% को पूरी तरह से पूरा होने में शायद 2 साल और लग सकते हैं। फिर भी टनल के लिए यह बैक थ्रू सुरंग के दोनों सिरों का आपस में जुड़ना एक बड़ी घटना है और हमें खुशी है कि मौजूदा सिस्टम के तहत हम इस प्रोजेक्ट को अच्छे से पूरा कर पाए हैं। टनल को पूरी तरह से खुलने में लगभग 2.5 साल और लगेंगे। हालांकि किसी बहुत ज़रूरी इमरजेंसी में, खासकर अगर सेना को इसका इस्तेमाल करना पड़े, तो कुछ समय के लिए टनल का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन आम हालात में अभी इसका इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं है। TL Authority Engineer, Zojila project from the ICT AIAPL as a consultant engineer.
and so that हमारा दूसरा I am from Iran. Okay. So, Mr. Yusuf, right now we are seeing the board behind you, Zojila Tunnel connecting Ladakh, J&K. How did you feel that under your supervision this milestone step is going on? I am proud of it. I can say that I am proud that this project, actually you can say 80% of the project is being finished, and then remaining 20% may take 2.5 years to complete for the total submission. But anyhow, breakthrough is a major event for the tunnel, and we are happy that under the system of NATM we could manage for executing these projects. Okay. So, give us a little bit detail about the tunnel. What is the total length of this tunnel? And as you said that the 80% have been completed. Rest of the 20%, how many years it will take them further? As a matter of fact, I say 80% only because what happened, remaining point, some parts of money is being given, weight is being given to the economical impact, and uska price list jo rehta hai, execution cost jo rehta hai. So you can say executional part and physically you can say almost 80% you can say it is being finished. Remaining nearing 2.5 years is there for the opening of this tunnel, totally giving. But point is here, maybe in a very emergency cases we may be utilizing this tunnel for a short period, because agar army especially, if they want to use it, it is highly impossible to use it. But anyhow, in very dense cases it is possible to use it. As you talk about the army, how much it will play a major role to make the travel for army personnel easy, and also will promote the international tourism, because you are from Iran, maximum Europeans, Iranians are prefer to visit Ladakh as an international tourist destination. Naturally, here it is all weather connectivity from Kashmir to the Ladakh. We have a problem nearing 4.5 months. We have a closure of the road on top in Zojila Pass, and then procurement of material is difficult. This site we have even minus 35 degree Celsius of the temperature. You just see we are working 24 hours. All the people from the contractor as well as authority engineer and NHIDCL, they'll be working here for 24 hours, so that this project has been possible to go. This project is very much good for the uplifting the lifestyle of the people from Kashmir side. Especially it is very much beneficial to Ladakh side, because bringing lots of commodities, items and things with the trucks. One and last, since you are related to the personal life, you are from Iran. Sometimes did you feel miss Iran because where the war is going on, West Asian disturbance? Did you feel sometimes that you want to visit your Iran? Where we are just like soldier. We are engineer. We are soldier. Here also we are fighting against the things to uplift the lifestyle of the people, and to help the Indian nation to be beside them and to work such iconic position. I said it is a matter of only pride for me. During war, engineers are also playing their role. Did you got any call from your? We are having sufficient engineers and other people who are attending the war and the conditions in Iran, so that I have been promoted before the war and things here for this project. So naturally I'll be doing my duty, and I stand firmly on my commitment. Mr. Yusuf, thank you. आजसू पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो का बयान आया है, और बोकारो में केंद्रीय समिति की बैठक में उन्होंने कई बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव लड़ रही है, और अगर दोनों सीटों पर जीत दर्ज नहीं हुई तो ये सवाल खड़ा हो सकता है कि मुख्यमंत्री जिस गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं उस गठबंधन में वो कहाँ खड़े हैं। उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग से इनकार करते हुए कहा कि एनडीए के पास 24 विधायक हैं, ऐसे में हमारा एक कैंडिडेट है जहां परीक्षा विपक्ष की होगी, और उन्हें साबित करना होगा कि इससे पहले आजसू पार्टी के केंद्रीय समिति की बैठक में 3 प्रस्ताव पारित किए गए, और उन्होंने जो बैठक है उसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी उन्होंने चर्चा की है। और जहां 22 जून को पार्टी के द्वारा धनबाद में स्थापना दिवस को बलिदान दिवस के तौर पर मनाने का भी निर्णय लिया गया। दूसरा प्रस्ताव निर्मल महतो के शहादत दिवस के मौके पर 7 और 8 अगस्त को जमशेदपुर में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा सम्मेलन बनाने का भी निर्णय लिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि तीसरा प्रस्ताव 5 जुलाई को रांची में आधी आबादी को संगठित करने के लिए महिला सम्मेलन करने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि बोकारो में आजसू पार्टी की केंद्रीय समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बोकारो के कैंप 2 स्थित जायका में ये बैठक आयोजित किया गया। इस बैठक में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो, सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी सहित
केंद्रीय और जिला स्तरीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। करीब 5 घंटे की इस बैठक में संगठन की मजबूती, राज्य के सामायिक, राजनीतिक और जन सरोकार के मुद्दों और आगामी कार्यक्रमों को लेकर महत्वपूर्ण विचार विमर्श किया गया। इस बैठक के जरिए पार्टी को फिर से एक बार झारखंड में कैसे मजबूती प्रदान करना है, इसको लेकर पार्टी के केंद्रीय नेताओं के द्वारा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, जिसमें युवा से लेकर महिलाओं को एकजुट करने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान 1932 के आधार पर स्थानीय नीति की चर्चा करते हुए पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि आज जिस 1932 के आधार पर जेएमएम द्वारा राज्य में सरकार बनाने का काम किया और 5 साल में 25 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई, वो सारे फेल हो गए। उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि 22 जून को धनबाद में पार्टी के स्थापना दिवस पर राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था और पुलिसिया जुल्म के खिलाफ पार्टी आक्रोश मार्च निकालने का भी काम करेगी। नहीं, ऐसा नहीं। आज पार्टी की केंद्रीय समिति की और केंद्रीय सभा के पदाधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक आज रखी गई है, जहां पार्टी के अपेक्षित कार्यक्रम के बारे में चर्चा किया गया। पार्टी ने सभी बूथ स्तर पर पदाधिकारी नियुक्त करने का, सभी यूथ आजसू के पूरे संगठन को पंचायत तक पहुंचाने का, साथ ही साथ महिला आदि आबादी के जो आबादी के हमारा संकल्प है उसको और उसके नेतृत्व को संवारने का, उनके नेतृत्व को उभारने का, उन्हें स्वावलंबी बनाने का, उसी संकल्प को आगे जो सांगठनिक रूप से, ढांचागत रूप से पार्टी का कार्यक्रम था, उसी के संदर्भ में चर्चा की गई। जिले आधार पर चर्चा जरूर की गई, समीक्षा की गई। जो बेहतर किए हैं उनके बारे में जरूर तारीफें हुई है, जो ना कर पाए उन्हें एक समय सीमा दिया गया है कि पार्टी को रीस्ट्रक्चर पर बल दिया था जैसे, और हमने एक समय सीमा के अंदर पार्टी के सभी सहयोगी इकाई को राज्य स्तर पर स्थापित करने का पार्टी के सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया है। वो अपने दायरे में अपने दायित्व को समझे और कार्यों को पूर्ण करें। ये मुख्य रूप से था। क्या प्रस्तावना पारित किया गया? पार्टी के अंदर में पार्टी के पूर्व 1.5 साल से चुनाव के बाद से जो कार्यक्रम चल रहा था कि पार्टी रीस्ट्रक्चर पर बल देना, उसको हमने प्राथमिकता से लिया। यूथ आजसू का पूरा राज्य अधिवेशन का निर्णय पार्टी ने लिया है। साथ ही साथ 22 जून स्थापना दिवस बलिदान दिवस के रूप में हम लोग बनाते हैं, उस पर भी निर्णय लिए। हमने 22 जून इस बार धनबाद की बीती घटना को केंद्रित करते हुए धनबाद में जिस रूप से पुलिसिया कार्रवाई, जिस रूप से माफिया राज और जो तंत्र फेल है वहाँ पर, इसी संदर्भ में केंद्र बनाते हुए जागरूक जनता का अपील के ऊपर हम पार्टी के बलिदान दिवस को हम लोग धनबाद में मनाने का निर्णय लिए हैं। और धनबाद 22 जून को पार्टी मार्च करेगी, एक आक्रोश मार्च होगा पुलिसिया जुल्म के खिलाफ में। वहाँ पर सरकार के और सरकार के निगरानी में हो रहे लूट खरोच के विरोध में एक बड़ी तैयारी हमारा 22 जून को एक चेतावनी के रूप में हम धनबाद कूच करेंगे। पार्टी स्थापना दिवस भी वही मनाएगी। कहाँ पाते हैं पार्टी को, क्योंकि जिस प्रकार से विधानसभा इसके साथ साथ निर्मल महतो शहादत दिवस 8 अगस्त को इंकित करते हुए राज्य के युवा सम्मेलन करने का निर्णय लिया गया है। 7 अगस्त और 8 अगस्त को हम लोग जमशेदपुर में पूरे राज्य में राज्य के युवाओं का 2 दिवसीय राज्य अधिवेशन जमशेदपुर में मनाएंगे निर्मल महतो शहादत दिवस के अवसर पर। साथ ही साथ 5 जुलाई को हम लोग राज्य में रांची राजधानी में महिला आदि आबादी की चर्चा चल रही है। इस राज्य के अंदर आदि आबादी को संगठित करने का, उन्हें अधिकार देने का, उन्हें चुनावी राजनीति में शरीक करने का जो सारा पार्टी का एजेंडा रहा है, पार्टी के निर्णय रहे हैं, इन सभी विषयों को केंद्रित करते हुए राज्य महिला अधिवेशन करने का भी निर्णय लिया है पार्टी ने। 2 साल सरकार बने हुए, लेकिन आजसू पार्टी अपने आप को कहाँ पाती है? क्योंकि इतना अच्छा प्रदर्शन आपका विधानसभा में आखिर किस प्रकार की तैयारी चल रही थी और अभी समीक्षा में आपने क्या पाया? देखो, समीक्षा मैंने आफ्टर इलेक्शन ही मैंने धनबाद के अंदर बैठ के कर लिया था। अब उस समय 2 साल बीत गए। एक 57 लोगों को चयन और सहमति से बनने वाली गवर्नमेंट इस राज्य में है। हम लोग का दृष्टि अलग है। राज्य में वैसी सरकार है जिसकी जो व्यापक सोच प्रदेश के अंदर होना चाहिए, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस या राजद, ये संयुक्त जो गठबंधन है इनका नहीं रहा है। और सबसे जो इस सरकार ने जो सबसे राज्य के लिए खतरनाक स्थिति पैदा कर दी, वो राज्य में सरकारी सेवक के मनोबल को इतना ऊंचा बढ़ा दिया कि जिस लोकतंत्र और जनता के बहुमत के बल पर सरकार गठन होता है, उनके वजूद को खतरे में डाल दिया है।
अच्छा, 32 का जो खतियान का आधारित स्थानीय नीति वो क्या चुनाव ये मुद्दा रह इशू गया? भूल जाइए और पूछिए उनसे जो 7 साल से गवर्नमेंट चला रहे हैं। 25 लाख लोगों को नौकरी देने की बात करने वाली सरकार के लिए ये केवल युवाओं के साथ मजाक है। ये केवल राज्य के लोगों को अलग अलग जो समाज के लोगों के साथ मजाक किया गया है। आप लोग स्थानीय की बात करते हैं, लेकिन राज्यसभा चुनाव में जिस प्रकार से आपके एनडीए सहयोगी ने एक बाहर के पैराशूट उम्मीदवार को उतारा है, आजसू इसको किस रूप में देखती हो? क्योंकि आप लोकल की बात करते हैं। मैं हमेशा लोकल की बात करता हूँ, आगे भी मेरा जारी रहेगा। ये निर्णय आजसू के पक्ष में नहीं है, आजसू के पक्ष में ये बहुमत नहीं है। आजसू केवल एक प्रतिनिधि के साथ विधानसभा के अंदर में है और ये निर्णय लेना भारतीय जनता पार्टी को है और भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट का चयन करती है। एनडीए के हैसियत से हमारा समर्थन रहता है। लेकिन वो तो ये चयन की बारी जिस दिन आजसू के पक्ष में आएगा, जिस दिन आजसू को ये चयन का अधिकार प्राप्त होगा, जिस दिन जनता से ये जनता ये चयन करने का अधिकार पार्टी को देगी, उस दिन आपको बोलने का अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग होगा, क्योंकि आपके पक्ष में, एनडीए के पक्ष में तो मैं आज के हिसाब से मुझे कहेंगे तो आज हमारा हम कोई कैंडिडेट के साथ नहीं है। हमारा सहयोगी कैंडिडेट यहाँ लाए हैं, वो कैंडिडेट होगा। कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट लाई है, भारतीय झारखंड मुक्ति मोर्चा कैंडिडेट लाए। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और हमारा भारतीय जनता पार्टी एनडीए समर्थित जो कैंडिडेट आएंगे, इसमें हमारी परीक्षा नहीं है। हमारे वोट 24 है, एनडीए के वोट 24 है। ये हैं कैंडिडेट समर्थन मांगा, कैंडिडेट दिया गया है। परीक्षा तो उनकी होगी कि अगर इसके बाद भी उनके दो कैंडिडेट का चयन नहीं हो पाता है तो निश्चित रूप से आपको मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जिस गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं वो कहां खड़े हैं, वो किस रूप से खड़े हैं, ये प्रश्न चिन्ह होगा। हॉर्स ट्रेडिंग होगा, बढ़ावा देने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। ये बढ़ावा हॉर्स ट्रेडिंग का नहीं है। ये यहाँ रह चुके, यहाँ काम कर चुके लोग की अपील है। जिसने 2 बार यहाँ का प्रतिनिधित्व किया वो अपील करने के लिए आए। जहानाबाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिले के टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल और 25,000 रुपए के इनामी अपराधी शंभू यादव उर्फ अजय यादव को पुलिस ने छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया है। वो पिछले 7 वर्षों से फरार चल रहा था। पुलिस अधीक्षक जहानाबाद के निर्देश पर फरार अपराधियों की गिरफ्तारी और अपराध नियंत्रण के लिए विशेष टीम का भी गठन किया गया था। इस टीम में जिला आसूचना इकाई और महिला थाना की पुलिस को शामिल किया गया था। गठित टीम ने तकनीकी और मानवीय सूचनाओं के आधार पर छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के धरसीवा थाना क्षेत्र स्थित मोंगाडी सिलतरा इलाके में छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी शंभू यादव उर्फ अजय यादव परस बिगहा थाना क्षेत्र के गुचिया गांव का निवासी है। वह महिला थाना कांड संख्या 35/19 का नामजद अभियुक्त था। उसके विरुद्ध घर में घुसकर मारपीट, लूटपाट, तोड़फोड़, सामूहिक दुष्कर्म, हत्या के प्रयास सहित कई गंभीर धाराओं और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार दर्ज प्राथमिकी में आरोप है कि आरोपी और उसके सहयोगी ने वादी के घर में छत के रास्ते प्रवेश कर मारपीट की है और महिलाओं के साथ जबरदस्ती की है और उन्होंने जघन्य घटनाओं को भी अंजाम दिया है। जहानाबाद पुलिस के द्वारा लगातार जो फरार अभियुक्त है उनके ऊपर छापामारी की कार्रवाई की जा रही है। उसी के तहत एक जो अपराधी थे जो 25,000 के इनामी थे और महिला थाना कांड संख्या 35/19 के फरार अभियुक्त थे जो 7 साल से फरार चल रहे थे और जिला के टॉप 10 के अपराधी थे, उनको छत्तीसगढ़ से जहानाबाद पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उनका नाम है शंभू यादव उर्फ अजय यादव, जो कि पिता स्वर्गीय श्रीराम यादव उर्फ रामाशीष यादव जो कि गोचिया थाना परसबिगा के रहने वाले थे। इसी कांड के अंदर आप लोगों को याद होगा कि जो 2 अन्य फरार अभियुक्त थे वो भी एक पप्पू साव थे जो कि 11/5/2026 को जेल भेजे गए थे और शिव दहीन ठाकुर जो कि 8/3/2026 को जेल भेजे गए थे। वो दोनों भी 25,000 के इनामी थे। इस दर्ज कांड के अनुसार अभियुक्तों के द्वारा वादी के घर में छत फांद कर घुसने, गाली गलौज करने, वादी की माता और पत्नी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने, आभूषणों की लूटपाट करने और घर में तोड़फोड़ करने जैसे अमानवीय और जघन्य अपराध इनके खिलाफ रजिस्टर्ड थे। 7 साल से ये फरार चल रहे थे और उनको अभी गिरफ्तार करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इसके अंदर हम जो छापामारी दल जो एक SIT का गठन किया गया था, SHO महिला थाना श्रीमती सब इंस्पेक्टर सुरुचि कुमारी के अधीन और जो अन्य उसके जो टीम के मेंबर थे उन सबको भी हम बधाई देना चाहते हैं। थैंक यू। पास से कुछ बरामद नहीं, बरामदगी नहीं हुई है। 7 साल से फरार चल रहा था, लाल वारंटी था, 25,000 का इनामी था और छत्तीसगढ़ से इसको पकड़ के हम लोग लेकर के आए।
जहानाबाद गौशाला में एक अनोखा और प्रेरणादायक दृश्य देखने को मिला, जहां आजकल अधिकांश लोग अपना जन्मदिन घर, स्कूल, कोचिंग, होटल, रेस्टोरेंट में मनाते हैं। वहीं शहर की एक बिटिया ने अपना जन्मदिन गौशाला में मनाकर समाज के सामने सेवा और संवेदनशीलता की मिसाल पेश की है। आकृति कुमारी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर गौशाला पहुंचकर गौ माता की सेवा की और अपनी पॉकेट मनी से एक पंखा भी भेंट किया। उन्होंने बताया कि अब तक उन्होंने अपने जन्मदिन परिवार, दोस्तों और विभिन्न स्थानों पर मनाए हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ अलग करने का निर्णय लिया। आकृति ने कहा कि उन्होंने गौशाला और यहाँ होने वाली सेवा गतिविधियों के बारे में काफ़ी सुना था। लोगों द्वारा गौ माता के लिए हरी सब्जियां, चारा और अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराए जाने से वह प्रभावित थी। इसी भावना के साथ उन्होंने अपने माता पिता से चर्चा कर जन्मदिन गौशाला में मनाने का निर्णय लिया। आज मेरा जन्मदिन है और मैं गौशाला इसलिए चुना क्योंकि हर बार हम लोग घर में बर्थडे सेलिब्रेट करते, बाहर सेलिब्रेट करते हैं, पर इस बार मैंने सोचा कि अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया कि नहीं, अब हम गौशाला में आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, कि ताकि इसमें गौशाला में हमने सब्जी भी योगदान में दिया और काफ़ी गर्मी है तो इसी कारण से मैंने पंखा भी गौ माता को योगदान में दिया है। अच्छा, आपने यहाँ पे पंखा खुद दिया? कहते हैं कि बर्थडे में तो गिफ्ट ले जाता, लेकिन आपने यहाँ गिफ्ट दिया। हाँ, क्योंकि गौ माता का आशीर्वाद, गौ माता का आशीर्वाद जी। जैसे हमें तो बर्थडे पे हमें गिफ्ट तो मिलता ही है, लेकिन इसमें मैंने सोचा कि गौ माता के योगदान, अगर हम गौ माता को योगदान पंखा देंगे तो गौ माता का आशीर्वाद से हमें आगे भी ऐसा करने का मौका मिलते रहेगा। क्या मैसेज देना चाहिए? आखिर ये कहाँ से आपको प्रेरणा है कि आप अपना जन्मदिन गौशाला में मनाने आए? जैसे खुशी, मतलब मेरे पेरेंट्स हमेशा से मतलब कि हमें गौशाला लेते आए हैं, हमेशा लाते हैं और यहाँ पे डेली शाम में 5 बजे गौ सेवा संघ जहानाबाद का सेवा चलता है और यहाँ पे डेली किसी न किसी मतलब कि डेली सब्जी का गौ माता को योगदान रहता है। तो हम पूरे जहानाबाद को जो ये देख रहे होंगे का मैसेज देना चाहेंगे कि आप मतलब कि अपना बर्थडे, खुशी हो या गम हो, अपना बर्थडे आके खुशी भी सेलिब्रेट कर सकते हैं और यहाँ आके अपने गौ माता से अपना खुशी बांटिए ताकि मतलब आपको भी गौ माता का आशीर्वाद मिल सके। अनोखा लग रहा है यहाँ पे आके जन्मदिन मनाया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, गौ माता के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करके बहुत अंदर से खुशी मिल रही है कि मैं आज गौ माता के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ और गौ माता भूखे को मतलब खाने खिलाने से पुण्य मिलता है और इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? आकृति कुमारी। कहाँ के रहने वाले हो? थाना रोड, बड़ी मस्जिद, जहानाबाद। जी हाँ, जन्मदिन तो पहली बार मना रही है, लेकिन इसके पहले भी हम लोग कार्यक्रम कर चुके हैं। इसके पहले भी लोग यहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजा करके जन्मदिन मनाया गया है। ये दूसरी बार है कि ये बच्ची मना रही है और ये यहाँ तो गौ सेवा, गोपाल सेवा करके प्रतिदिन कार्यक्रम चलता है गौ माता के लिए। भोजन सेवा में प्रतिदिन हरी सब्जी हम लोग व्यवस्था करते हैं। गौ सेवक संघ हमारी टीम है जिसमें राजकुमार जी हैं, अभिषेक जी हैं और महिलाएं भी कई हैं इसमें, राखी जी हैं और बीना जी हैं। बहुत सारी महिलाएं भी इसमें बहुत जुड़ी हुई हैं और कई लोग भी अभी मैंने बच्चे भी इसमें जुड़े हुए हैं। ये इंस्पेक्टर से रिटायर हैं हमारे सर, ये भी प्रतिदिन आते हैं सेवा में। पूरा हमारी टीम है गौ सेवा, गोपाल सेवा का। जब कोई आके यहाँ पर अपनी खुशियाँ बांटते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि लोग अपने सनातन संस्कृति की और मतलब आ रहे हैं और अपनी गौ माता के प्रति उन लोगों को रुचि बढ़ रहा है। इस कार्यक्रम से गौ सेवा, गोपाल सेवा जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें लोग रुचि दिखा रहे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। इसमें लोग महीना में भी योगदान दे रहे हैं, कोई जन्मदिन पर दे रहे हैं, कोई पुण्यतिथि पर दे रहे हैं, अपने दादा दीदी के स्मरण में, माता पिता के स्मरण में, और एनिवर्सरी पर भी लोग जुड़ रहे हैं इसमें। क्या कहना चाहेंगे बच्चिया का जन्मदिन पर, क्या कहना चाहेंगे? इनको तो हम बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं और इतनी कम उम्र में इन्होंने बहुत अच्छा सोचा गौ माता के लिए कि भीषण गर्मी है और उन्होंने पंखा योगदान में भी दिया है गौ माता के लिए। अपने जन्मदिन पर यहाँ पंखा दिया जी। क्या नाम है सर आपका? चंदन कुमार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड जी ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ हमारी बातचीत चल रही है, हमें 1-2 दिन में कम से कम कुछ अंदाजा हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि सब ठीक चल रहा है। नाकेबंदी 100% लागू है, हमारी नाकेबंदी से कुछ भी अंदर नहीं जा पा रहा है, न तेल, न कमाई, न कुछ और।
We have ongoing negotiations in Iran and with Iran, and that hasn't stopped. And we could have at least an idea by 1 or 2 days from now, but I think it's going well. The blockade continues to hold 100%. Nothing is getting through our blockade. No oil, no income, no nothing. Nothing's getting through the blockade. We have ongoing negotiations in Iran and with Iran, and that hasn't stopped. And we could have at least an idea by 1 or 2 days from now, but I think it's going well. The blockade continues to hold 100%. Nothing is getting through our blockade. No oil, no income, no nothing. Nothing's getting through the blockade. महाराष्ट्र कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई कल की बात उन्होंने की है। उन्होंने कहा है कि उसमें बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, इससे बीजेपी को डर क्यों लगा। उन्होंने सीधे बीजेपी से सवाल किया है कि बीजेपी को डर इस बैठक से क्यों लगा है। आने वाले समय में जनता सड़कों पर उतरेगी, किसान युवा पूरी तरह से भारत में परेशान है, महंगाई से आम आदमी परेशान है और महिलाएं सुरक्षित नहीं है। सत्ता में जो होता है वो शाना ही होता है, उसका दिमाग तो बहुत तेजी से चलता है और सत्ता में बना रहता है तो वो सक्रिय होता है। अपोजिशन को लड़ने के लिए उनके तरफ जो ताकत होती है एक साथ में आई, तो इनको डर क्यों लगता है भारतीय जनता पार्टी को। कल जो इंडिया गठबंधन का मीटिंग हुआ, बैठक हुई और बहुत सारे इश्यू पर देश के सामने, देश के ऊपर चर्चा हुई। देश जो आज संकट में खड़ा है, वो बहुत सारे इशू देश के सामने हैं, उसको लेकर डिस्कशन हुआ। तो इसका डर भारतीय जनता पार्टी को क्यों लगा। अपने ही पैसों से उन्होंने इंडिया गठबंधन के खिलाफ में बैनर लगाए। क्यों ये पैसा खर्चा करने की जरूरत पड़ी, कल दिल्ली में क्यों बैनर लगाने की जरूरत पड़ी। इसका मतलब वो डरे हुए आने वाले काल में जनता रास्ते पर उतरेगी, किसान परेशान है, युवा परेशान है, महंगाई से गरीब आदमी, आम आदमी परेशान है। और इससे भी बढ़कर आज पूरे देश में महिला सुरक्षित नहीं है और हमारा नाम देश का पूरा दुनिया में बदनाम हो चुका है। राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार इस बात को लेकर मॉनिटरिंग करते हैं कि बिहार में क्या कुछ चल रहा है, सभी कुछ सही तो चल रहा है। इसी को लेकर वो अचानक जो है जेडीयू सांसद संजय झा के घर पहुंचे और उन्होंने इस संजय झा से कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। और उन्होंने ये कहा कि सब कुछ अच्छे से कीजिए, हम नहीं हैं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इस बात को लेकर कि बिहार कैसे प्रगति करे और देश का नंबर 1 राज्य बिहार बने, इसको लेकर राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार अक्सर जेडीयू नेताओं से, चाहे बीजेपी के नेताओं से मिलते हैं और बिहार में किस तरह से काम हो रहे हैं उसकी वो मॉनिटरिंग करते हैं, पूछते हैं कि क्या कुछ बिहार में चल रहा है और किस तरह से बिहार तरक्की कर रहा है। और उन्होंने इस बात को कहा भी है कि सब कुछ अच्छे से कीजिए, हम नहीं हैं तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।